वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। हम फिर मिलेंगे, मदद करो। यह वही खतरनाक तांगी है, लेकिन कुछ और भी डरावना हो रहा था। किंगशू एक विशाल अजगर में बदल गया था और रेंगता हुआ करीब आ रहा था। उस खून के प्यासे राक्षस को देखकर सॉफ्टी की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। वह जल्दी से बोरी में वापस घुस गई, लेकिन उस कमीने तांगी ने पूरी बोरी उस विशाल सांप की तरफ फेंक दी। तांगी, तू गंदा जहरीला जीव है, सॉफ्टी ने कहा। सांप ने उसे निगलने के लिए अपने विशाल बड़े जबड़े खोल दिए। आखिरी पल में तांगी की पूंछ ने उसे पीछे खींच लिया। सॉफ्टी की जान जैसे उसके शरीर से निकल गई, जबकि तांगी बस हंस रहा था और उसे चिढ़ा रहा था। मजा आ रहा है ना? मेरा अखाड़ा इससे कहीं ज्यादा रोमांचक है। तांगी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सॉफ्टी कितनी बेवकूफ थी। उसके तीसरे भाई ने इस खरगोश को पूरे 1 महीने तक बिना एक बाल को भी नुकसान पहुंचाए रखा था, और इस छोटी नौकरानी ने इसे मारने की हिम्मत की। उसने खुद ही यह मुसीबत मोल ली थी। अपनी पूंछ के एक ही झटके से तांगी ने किंगुआ को मार डाला। सॉफ्टी उसकी क्रूरता देखकर दंग रह गई। छोटी खरगोश, तुम डर से नहीं मरी, लगता है तुम 1000 मैकिनजम पवेलियन के लिए एकदम सही हो। तांगी उसे ले जाते हुए गुनगुनाया, अगली बार जब मैं तीसरे भाई से मिलूंगा तो मुझे उसे धन्यवाद देना होगा। उसने चुपचाप छोटे नागराज कुमार और तांगशू से मदद की गुहार लगाई। अगर तांगी उसे ले जाता तो यह उसके लिए मौत की सजा होती। तांगशू, क्या तुम सच में मुझे छोड़ रहे हो? तांगी अपने महल की ओर लौटते हुए गुनगुनाया, लेकिन बोरी में बंद खरगोश लगातार छटपटाती रही। तांगुआ ने उसकी ठुड्डी के नीचे गुदगुदी की, जिससे उसे उसकी जानलेवा मंशा का क्लियर एहसास हुआ। वह कांपने लगी। तांगशू, तुम बदमाश, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं सबको तुम्हारा राज बता दूंगी। जब छोटा नाग राजकुमार मुझे आज रात नहीं देखेगा तो वह पागल हो जाएगा। फिर क्या, मैंने ट्रेनिंग रूम जाने का फैसला किया है। अचानक कुछ अंदर आया और तांगी के हाथ पर वार किया, जिससे गहरा घाव हो गया और वह उसकी पकड़ से छूट गई। यह तांगशू था। आखिरकार मुझे थोड़ी नींद आई और तुम्हारे शोर ने मुझे जगा दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आवाज अवरोधक मंत्र का इस्तेमाल किया था। मेरे महल में घुसकर मेरा खरगोश चुराने के लिए आवाज अवरोधक मंत्र का इस्तेमाल करने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? लेकिन तुम्हारे मंत्र ने खरगोश की चीखों को नहीं दबाया। इधर आओ नन्ही खरगोश। तांगशू ने पिंजरे का दरवाजा खोला। सॉफ्टी इतनी भावुक हो गई कि वह लगभग रो पड़ी। तांगशू, तुम मुझे धोखा नहीं देने वाले थे। तुम सच में एक अच्छे सांप हो। वह सीधे उसकी बाहों में कूद गई, सहज रूप से अपना गाल उसकी ठुड्डी से रगड़ने लगी। तांगशू चौंक गया। उसका चेहरा गर्दन तक लाल हो गया। तीसरे भाई, तुम इस खरगोश की बहुत ज्यादा परवाह करते हो। मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, तुम इसके लिए मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? तांगी ने मुंह बनाया। तांगशू ने उसे सांत्वना देने की जहमत नहीं उठाई। बकवास बंद करो। मेरी माँ का साथी तुम्हारा साथी है, हम सगे भाई नहीं है। तांगी को उससे इतनी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। वह एक पल के लिए रूठा, फिर एक शरारती मुस्कान बिखेरी। तीसरे भाई, इस बार तो तुम है मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं बीच में ना आता तो तुम्हारे प्यारे खरगोश को आंगन में खड़ी वह नौकरानी खा जाती। तांगू के उस पर विश्वास करने के डर से सॉफ्टी ने जल्दी से अपने छोटे पंजों से उसकी छाती थपथपाई, इशारा करते हुए, उसकी बात मत सुनो। अगर उसने मुझे ना पकड़ा होता तो मैं बहुत पहले वापस आ गई होती। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तांगशो ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। सॉफ्टी उसे हल्के से थपथपा रही थी, यह सोचकर कि क्या उसे उसकी बात समझ आ गई है। तीसरे भाई, क्या तुमने कभी सोचा है
कि उस नौकरानी ने अपना आपा क्यों खो दिया और उस छोटे खरगोश को खाने की कोशिश क्यों की। मुझे लगता है कि यह उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू की वजह से था। तांगी उसके करीब झुक गया। ईर्ष्या की एक लहर दौड़ गई। तांगशू ने बिना किसी झिझक के उसे पीछे धकेल दिया। यह छोटी खरगोश मेरी है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तांगशू के शब्दों ने सॉफ्टी को याद दिलाया कि खरगोश का खून चढ़ाने से घाव तो बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे शिकार करने की प्रवृत्ति भी जागृत हो जाती है। इसीलिए लंबे कान वाले खरगोश हमेशा चोट लगने से बचते हैं और ठीक होने के बाद ही बाहर निकलते हैं। लेकिन मेरे घाव तो बढ़ चुके हैं, फिर भी गंध क्यों आ रही है? मुझे सूंघो तांगशू। वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई और अपना एक पंजा उसके मुंह के पास ले गई। तांगशू उसकी नासमझी पर झुंझला गया। उसका चेहरा फिर लाल हो गया। उसने उसे वापस पिंजरे में ठूस दिया। छोटी खरगोश, मेरे लिए कुछ दिनों तक पिंजरे में डाल दिया, उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया, यही रहना। सॉफ्टी का दिल टूट गया। बेवकूफ तांगशू, क्या इतना ही करना जरूरी था? मैंने बस तुम्हारे होठों को छुआ और अब तुम मुझे अंधेरे में बंद कर रही हो। उस रात पिंजरे से आ रही आवाजों से सॉफ्टी की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें मली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कितनी देर सोई थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसे छोटा नागराज कुमार दिखाई दिया। छोटी सॉफ्टी, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन चाबी नहीं मिली। लगता है आज रात आधी रात का नाश्ता नहीं मिलेगा। सॉफ्टी ने पिंजरे के ऊपर की ओर इशारा किया। वह पूरा पिंजरा अपने हाथ ले जा सकता था। जब वे रसोई के पीछे पहुंचे तो जिस छेद से वे अंदर घुसते थे वह बंद था। अब एकमात्र रास्ता सीढ़ी चढ़ना था, लेकिन छोटा राजकुमार ऊंचाई से डरता था और चढ़ना नहीं चाहता था। फिर भी जब उसने उसे भूख से लार टपकाती देखा तो उसका दिल पिघल गया। अगर वह नहीं जाता तो वह भूख से मर जाती। उसने उसे एक चट्टान पर बिठाया, गहरी सांस ली, फिर सीधे दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा खुल गया। छोटी सॉफ्टी, चलो खाना खाते हैं। रसोई स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। सॉफ्टी ने तब तक खाया जब तक उसका पेट गोल और कस नहीं गया। छोटे राजकुमार, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? आज मेरा मन नहीं है। टेंगो और छोटा नागराज कुमार एक दिन में दवा नहीं लेता, दूसरा रात में खाना छोड़ देता है। लोहे के जानवर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। सॉफ्टी ने उसकी और एक ड्रम स्टिक बढ़ा दी। वह मना नहीं कर सका और अनिच्छा से एक निवाला लिया, लेकिन तुरंत बाद उसे जोर से खांसी आने लगी। सॉफ्टी उसे चिंता से देखती रही। छोटी सॉफ्टी, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ कब तक रह सकता हूँ। भले ही उसने तुम्हें कल बचाया हो, अगर मैं गायब हो जाऊँ तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं वादा नहीं कर सकता कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम्हें भागने का रास्ता ढूंढना चाहिए। छोटे नागराज कुमार को कैसे पता चला कि वह गायब होने वाला है? क्या यह कल की वजह से है? पहले तो उसे तांगशू की जानलेवा मंशा का ही एहसास हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किसके लिए थी। पता चला कि तांगशू उस दूसरे रूप को मिटाना चाहता है। वह नन्हे नागराज कुमार को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। ओह नन्हे राजकुमार, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। इस पूरे राज्य में तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। नन्हे नागराज कुमार ने उसे गोद में उठा लिया और उसके माथे पर प्यार से चूमा। शुक्रिया प्यारी, बाकी सब मुझे खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ तुम। मैं चाहती हूँ कि तुम रुको, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा असली नाम कभी नहीं पूछा। क्या तुम्हारा कोई नाम है नन्हे प्यारे? उसने अपने पंजे से उसकी हथेली पर एक अक्षर उखेरा। रुआन है ना? ठीक है, रुआन बाओ। चिंता मत करो, मेरे जाने से पहले यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम यहाँ से सुरक्षित निकल जाओ। उसने उसे रुआन बाओ कहकर पुकारा, रुआन खजाना, जिससे उसके गाल लाल हो गए। जैसे ही सुबह होने लगी, नन्हे नागिन ने उसके पिंजरे पर फिर से काला कपड़ा डाल दिया। सॉफ्टी ने मांस की सिंक को कसकर पकड़ रखा था। नन्हे राजकुमार ने कुछ खाया नहीं था। कल सुबह वह तांगशू की तरह भूखा होगा। उसे यह उसके लिए बचा कर
रखना चाहिए। लेकिन नन्हा राजकुमार मेज पर क्या लिख रहा है, यह किसके लिए है? अगली सुबह तांगशू आया और लापरवाही से मेज पर रखा कागज पढ़ने के लिए उठा लिया। सॉफ्टी ने सब कुछ देख लिया, इसीलिए वह इसी तरह संवाद करते हैं। कागज पढ़ने के बाद तांगशू का चेहरा उदास हो गया। उसने उसे मसल दिया, फिर जला दिया। सॉफ्टी चुपके से बाहर झांक रही थी, बहुत चिंतित थी। उसे नहीं पता था कि छोटे राजकुमार ने क्या लिखा था, लेकिन तांगशू क्लियरली गुस्से में था। अचानक उसने पिंजरे पर पड़ा काला कपड़ा फाड़ दिया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। अच्छी तरह देख लिया नन्ही खरगोश। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली। वातावरण तनाव से भरा हुआ था। सॉफ्टी कांप उठी, यह सोचकर कि उस कागज पर ऐसा क्या था जिसने उसे इतना गुस्सा दिला दिया था। उसने पिछली रात का बचा हुआ मांस का कबाब उसकी ओर बढ़ा दिया। तांगशू ने खरगोश के बालों से ढके उस कबाब को घृणा से देखा। महाराज लेडी ई आपको बुला रही है, लुई ने दरवाजे से आवाज दी। उसने छोटी खरगोश पर एक नजर डाली, फिर उसकी बेबस आंखों को अनसुना करते हुए बाहर चला गया। एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। सॉफ्टी उसे तकी हुई नजरों से देखती रही। मेरा नाम इंगू है, महाराज ने मुझे आपकी देखभाल करने के लिए भेजा है। सॉफ्टी लगभग हंस पड़ी। तो तांगशू में अभी भी थोड़ी सी अंतरात्मा बची थी, लेकिन यह लड़की अभी छोटी थी। वह किंग वू की तरह अपना आपा खो सकती थी। कम से कम वह पिंजरा तो नहीं खोल सकती थी। फिलहाल सुरक्षित महसूस करते हुए सॉफ्टी सोने के लिए सिकुड़ गई। उसके बगल में बैठी छोटी नौकरानी को नींद आ गई। अचानक एक नकाब पोश आकृति प्रकट हुई और नौकरानी को बेहोश कर दिया। उसने पिंजरा उठाया और सॉफ्टी को उठा कर ले गया। उसे फिर से एक काले बोरे में ठूस दिया गया। धक्का मुक्की से वह जाग उठी। है भगवान, फिर से! इस बार कौन है? तांगशू, छोटे नाग राजकुमार, मुझे बचाओ। यूनिक्सू, गिफ्ट आ गई है। बोरा खोला गया और सॉफ्टी ने डरते हुए अपना सिर बाहर निकाला। मैं कहा हूँ, अरे नहीं, यह तो शाही रसोई है। यूनिक्सू ने उसे गौर से देखा। फिर महल की एक दासी को गुलाबी रंग का पट्टा बांधने का आदेश दिया गया, रिबन बांधने का आदेश दिया। यह तो बस जिसका मतलब था कि वह उसे खाने वाले थे। सॉफ्टी घबरा गई। पिंजरे की चाबी बस तांगशू के पास थी। क्या उसने सचमुच उसे पकाने के लिए सौंप दिया था? वह कमीना, उसने तो उसके लिए एक मीट बॉल भी बचा कर रखा था। महल की दासी ने उसके पूरे शरीर का निरीक्षण किया, फिर उसे एक छोटे से तकिए पर लिटा दिया। यूनिक्सू उन्हें महल के अंदर ले गई। सॉफ्टी एक्साइटमेंट से चारों ओर देखने लगी। महाराज, छोटे खरगोश को लाया गया है, उसे अंदर ले आए। सॉफ्टी कांप उठी जब उसने अपने सामने बैठी सुंदर नागिन जैसी औरत को देखा। अफवाह थी कि महल की रानियां सुंदरता की दीवानी थी और बर्फीले खरगोश का खून यौवन का अमृत माना जाता था। यह औरत जरूर से उसे खाने वाली थी। नन्हे नाग राजकुमार, हमेशा के लिए अलविदा। मैंने सुना है कि तुम्हें खाना बहुत पसंद है। नागिन औरत मुस्कुराई और पेस्ट्री की एक थाली उसकी ओर बढ़ा दी। सॉफ्टी ने मासूमियत से पलकें झपकाई। यह मेरे लिए है, जो भी हो। वह उसे जहर नहीं देंगे। जहर खाया हुआ खरगोश कौन खाता है? उसने एक पेस्ट्री उठाई और मुंह में डाल ली। नरम मीठा जीभ पर घुल गया। अगर यह उसका आखिरी खाना था तो वह इसे यादगार बनाना चाहती थी। कितना प्यारा छोटा जीव। ठीक है, अपनी बात वापस ले लो। सॉफ्टी जम गई। उसे इतनी दूर सिर्फ पेस्ट्री खाने के लिए लाया था। आखिर यह खूबसूरत नागिन कौन थी? पिंजरे से खरोचने की आवाजें आई। सॉफ्टी ने अपनी आंखें मली। यह छोटा नागिन राजकुमार था। वह 2 पूरे दिन से उससे मिलने नहीं आया था। चिंता से उसके कान झुक गए। वह ताले पर पंजे मार रहा था और एक क्लिक के साथ ताला आखिरकार खुल गया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। सॉफ्टी उसके पास कूद गई। रुआन बाओ, तुम्हें भागना होगा। यहाँ से निकल जाओ। कम से कम मेरे गायब होने से पहले
वह बहुत डरी हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि वह गायब हो जाए, लेकिन वह कमजोर होता जा रहा था, लगभग तांगशू में वापस बदल रहा था। उनके शरीर पर उसका नियंत्रण रखने का समय कम होता जा रहा था। जब तक कि वह हमेशा के लिए चला न जाए, उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसने अपने खून से उसकी मदद करने का फैसला किया। आत्मा खरगोश का खून शारीरिक घावों को ठीक कर सकता था, शायद यह एक क्षतिग्रस्त आत्मा को भी ठीक कर सकता था। उसने अपनी जीभ काट ली और उसे अपना खून पिलाया। प्लीज मत जाओ। खून ने उसकी आत्मा को स्थिर कर दिया, लेकिन वह गहरी बेहोशी में चली गई। तभी सॉफ्टी को एहसास हुआ कि उसने सफलतापूर्वक रूप बदल लिया है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्यों। उसने चिंता से भरे छोटे नागराज कुमार की ओर देखा। उसका चेहरा जो मुड़ा हुआ था और बार बार माँ बुदबुदा रहा था। सॉफ्टी का दिल दुख से भर गया। उसने एक लोरी गुनगुनाई, जैसे उसकी माँ उसे दिलासा देने की कोशिश करती थी, वैसे ही वह भी कर रही थी। छोटा नागराज कुमार इसीलिए अस्तित्व में आया क्योंकि तांगशू को किसी बात का डर था। जब वह डर दूर हो जाएगा तो वह भी चला जाएगा। सॉफ्टी अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी भूख मर गई थी और वह खाना नहीं चाहती थी। तांगशू ने उसे अजीब ईर्ष्यालु नजर से देखा। आज भूख नहीं लगी क्या? इसीलिए कि उसने तुम्हें कल रात खाना खिलाया था, इसीलिए अब तुम मेरे खाने के लिए खुद को बहुत अच्छा समझ रही हो। यह सुनकर सॉफ्टी को गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें बचाते हुए खुद को चोट पहुंचाई तो तुमने नींद में अपनी जीभ काट ली। कितनी अनाड़ी खरगोश हो। लेकिन तुम दोनों ने कल रात ऐसा क्या किया कि तुम इंसान बन गई? मुझे नहीं पता कि मेरा रूप कैसे बदल गया, बस वही किया जो मैंने तुम्हारे साथ पहले किया था। बिल्कुल मेरे साथ। तांगशू को अचानक याद आया कि उसने उसे चूमा था। उसका मूड खराब हो गया। उसने सॉफ्टी के गाल पर चुटकी ली। छोटा नागराज कुमार है और मैं हूँ। तुम मेरे साथ जो करती हो वह उसके साथ मत करना। सॉफ्टी हैरान रह गई। क्या वे दोनों एक ही इंसान नहीं है? तभी लुई अंदर आया। महाराज, लेडी ई ने उसे लालची बलि के खरगोश को लाने का आदेश दिया है। क्या फिर से मैं? सॉफ्टी तांगशू की बात से लिपट गई। तुम्हारी माँ मुझे क्यों चाहती है? वह मुझे खा तो नहीं जाएगी है ना? मुझे बचाओ। मुझे नहीं पता कि मैं वापस खरगोश कैसे बनूंगी। तांगशू नाराज दिखा और लुई को उसे ले जाने के लिए कहा। ठीक है, वैसे ही जैसे तांगी ने उसे ले जाने की कोशिश की थी। उसने फिर भी हाथ नहीं छोड़ा। लुई थक गया। किसने सोचा था कि यह बेवकूफ खरगोश लड़की होकर इतनी ताकतवर होगी? रस्साकसी में उन्होंने गलती से तांगशू का छोला फाड़ दिया। सॉफ्टी घबरा गई, हाथ पैर पटकने लगी। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, मैं इसे बांध देती हूँ। उसने ध्यान से कमरबंद बांधा, लेकिन उसके बाल उसके चेहरे में फंस गए। वह बहुत पास खड़े थे और यह अजीब लग रहा था। सॉफ्टी घबरा गई। तांगशू ने अचानक उसके हाथ पकड़ लिए। हिलना मत, ऐसे ही रहो। उसे मजबूर होकर उसकी ओर देखना पड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में और करीब खींचने की कोशिश की। उसके शरीर एक दूसरे से चिपक गए। तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है नन्ही खरगोश। क्या यह मेरी वजह से है? हाँ, तुम सच में बहुत कामुक हो। वह और करीब आया, जिससे सॉफ्टी का दिल मानो फटने वाला था। अचानक एक झटके में वह वापस खरगोश बन गई। तो तांगा सही थी, उसके रूप बदलने की शक्ति। महाराज, मैं उसे ले जाऊंगा। अब महारानी को। हाँ, जाओ। उसने तांगू की ओर पलकें झपकाते हुए उससे विनती की कि उसे जाने न दे, लेकिन उसे ले जाया ही गया। वही जानी पहचानी प्रक्रिया, वही जानी पहचानी जगह। महाराज, नन्ही खरगोश आ गई है। सॉफ्टी यह देखकर चौंक गई कि वह सुंदर स्वयं महिला महारानी ई थी। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। महारानी ने उसे गोद में उठा लिया। देखो सब लोग, मेरे जू को एक प्यारा सा नन्हा जीव मिला है।
मुझे बस तुम्हें दिखाना था। उसने सॉफ्टी को मिठाइयों से भरी मेज पर बिठा दिया। खाओ खरगोश। सॉफ्टी की जीभ में अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन सुंदर दयालु महारानी ई को कौन मना कर सकता था। उसने मिठाइयों को कुतरना शुरू कर दिया। जानती हो, महारानी ने उसकी कलाई पर मोतियों की कंगन को देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस कंगन में कुछ कमी है। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है नन्ही जीभ। मुझे लगता है कि यह मोती तुम्हारी आंखों में बहुत अच्छे लगेंगे। सॉफ्टी के पर ठंडे पसीने आ गए तो महारानी ई बिल्कुल तांगशू की तरह थी, एक डरावना दुष्ट सांप। महाराज, महल नौकरानियां निकालने में माहिर होती है। क्या मुझे उन्हें अभी बुलाना चाहिए? बढ़िया थॉट है। वैसे मुझे लगता है कि वे महारानी के चेहरे को निखारने के लिए शानदार झुमके बना सकती है। उन क्रूर शब्दों को सुनकर सॉफ्टी नीचे गिर पड़ी। उसे बहुत बुरा लगा। वह रोने लगी। हे भगवान, मैंने हद पार कर दी। छोटी खरगोश, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? माफ करना, मैं बस मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि तुम एक बेचारी बच्ची हो, इतनी कम उम्र में ऐसी जगह भेज दी गई हो। महारानी का चेहरा मातृत्व की गर्माहट से नरम हो गया और उन्होंने उसे दिलासा दिया। सॉफ्टी अचंभित होकर देखती रही। वह सचमुच माफी मांग रही थी। कितनी नेक, फिर भी कितनी कोमल। उसे अपनी माँ की याद आ गई। रुआन बाओ, याद रखना कि आज तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि शू तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम जीना चाहते हो तो उसे खुश रखो। महारानी ई मुझे रुआन बाओ कहती थी, लेकिन सिर्फ छोटा नाग राजकुमार ही मुझे उस नाम से बुलाता है। छोटे रुआन बाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे दिल में वे दोनों एक जैसे हैं। वे दोनों मेरे बेटे हैं। अच्छी बच्ची बनो और यह मिठाई खा लो। यह तुम्हें सुरक्षित रखेगी। टेंगो वापस चला गया। नहाने के बाद वह अपने कमरे में गया। उसने देखा कि नन्हा खरगोश उसका इंतजार कर रहा था। मिठाई का असर जरूर तेज रहा होगा। सॉफ्टी तकिए पर लेटी थी। उसका चेहरा लाल था और वह बेचैन थी। उसने उसे हल्के से छुआ। क्या हुआ नन्ही सी जीव, तुम तो बिल्कुल थकी हुई लग रही हो। बुखार है? उसका ठंडा हाथ उसकी त्वचा पर लगा। सांप की त्वचा छू कर देखना चाहिए। सॉफ्टी ने बेशर्मी से खुद को उसकी छाती पर फेंक दिया। तांगशू शर्मिंदा और नाराज हो गया। क्या कर रही हो नन्ही सी जीव? प्राणी, मुझसे दूर हटो वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। सॉफ्टी नीचे खुशी से तैर रही थी। अच्छा हुआ कि वह बड़बड़ाते हुए और करीब आ गई। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। नन्ही सी जीव, क्या महारानी ई ने तुम्हें कोई कामोत्तेजक दवा दी है? शब्द पूरे होने से पहले सॉफ्टी, जो अब इंसान बन चुकी थी, बिस्तर पर उस पर झपटी। उसने दया भरी निगाहों से उसे देखा। तांगशू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसने उसके चेहरे को चूमा। यह बात तांगशू के गुस्से को भड़का गई। उसने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। एक चादर पकड़ी, उसे बुरीटो की तरह लपेटा और गद्दे पर फेंक दिया। वह असहज होकर चटपटाने लगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं दिखावा कर दूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। तुमने क्या कहा? क्या इसलिए कि मैं प्रदर्शन नहीं कर सकती? तांगशू, यह दुस्साहसी आरोप सुनकर तांगशू लगभग खून थूकने ही वाला था। नन्हे खरगोश, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मरना चाहती हो? तांगशू, मानो या ना मानो, मैं अभी वापस इंसान नहीं बन सकती। क्या तुम मुझे महसूस कर सकते हो? मेरा शरीर जल रहा है। अगर मैं रूप बदलूंगी तो गर्मी से मर जाऊंगी। पुलिस जहर का इलाज आज रात ही करना जरूरी था। तांगशू ने उसे बिस्तर पर नीचे धकेल दिया। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। तुमने खुद को इस मुसीबत में फंसा लिया है नन्ही सी जीव। उसने उसे बिस्तर से बांध दिया। तुम्हें रात भर इसी तरह रहना होगा ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। वह रोने लगी, जिससे वह और भी चिढ़ गया। उसने चेतावनी दी कि अगर वह नहीं रुकी तो वह उसका मुंह भी बंद कर देगा। सॉफ्टी हैरान थी। गिफ्ट के रूप में उसे नाग स्वामी की सेवा करनी थी, तो फिर वह इतना अनिच्छुक क्यों था? अगर यह अजीब प्रतिक्रिया न होती तो वह भीख न मांगती। तांगशू, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, बात यह है कि मेरे पास रास्ता है। वह उसे घसीट कर तालाब तक ले गया। नन्ही सी जीव,
अगर तुम खुद को संभाल नहीं सकती तो यही शांत हो जाओ। नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम एक भयानक सांप हो। उसने भागने की कोशिश की लेकिन वह उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने अपनी पूंछ घुमाई और उसे नीचे गिरा दिया। छपाक से वह पानी में जा गिरी। अचानक हुई इस परिणाम से तांगशु घबरा गया। वह चिल्लाया, रुआन बाव, झुक जाओ। उसकी पूंछ भी उसके पीछे पानी में डूब गई। बचपन में वह एक पेड़ के पीछे छिपकर एक हत्या देख चुका था। उसकी मां ने दूसरी रानी के बच्चे को तब तक तड़पाया जब तक कि वह खून से लथपथ होकर कमजोर नहीं हो गई। रानी ने अपने बच्चे की जान बचाने की भीख मांगी लेकिन रानी ई और भी क्रूर हो गई और उसने बच्चे को बर्फीले पानी में फेंक दिया। वह खूनी दृश्य उसे हमेशा के लिए सताता रहा। उस हादसा को याद करते हुए तांगशु ने अपनी पूंछ पीछे खींची। सॉफ्टी को खुशी थी कि उसके पिता ने उसे सांस रोकना सिखाया था, लेकिन उस कमीने के बारे में सोचते हुए तांगशु को गुस्सा आ गया। उसे डराने के लिए उसने उसे परेशान करने के लिए थोड़ी देर पानी के नीचे रहने देने का फैसला किया। वह गलत नहीं थी। ठंडा पानी उसके शरीर की गर्मी को कम कर रहा था। थोड़ी देर बाद भी किनारे से कोई आहट नहीं दिखी। क्या वह सचमुच उसे डूबने देगा? उसने सतह पर आकर देखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक मछली ने उसके चारों ओर लिपटी चादर को काट दिया। वह चौंक गई। उसने छटपटाना शुरू कर दिया, लेकिन मछली उससे बड़ी और ताकतवर थी। चादर उसके चारों ओर लिपटी होने के कारण वह खुद को छुड़ा नहीं पाई। विशाल कार्प मछली उसे खींचकर तालाब में और गहराई तक ले गई। उसकी सांसें रुक रही थी और वह मन ही मन तांगशु को पुकार रही थी। किनारे पर तांगशु ने महसूस किया कि उसका दम घुट रहा है और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी उसके दिमाग में अपनी माँ द्वारा अपने छोटे भाई को तालाब में फेंकने की तस्वीर कूद पड़ी। उसे पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन नीचे पड़ी छोटी खरगोश बेहोश हो गई थी और विशाल कार्प मछली उसका खून चूसने लगी थी। अगर उसने उसे अभी नहीं बचाया तो वह मर जाएगी। अपने डर को दबाते हुए तांगशु ने अपनी पूंछ झटक कर मछली को बाहर गिरा दिया और लगभग डूब चुकी खरगोश को उठा लिया। आखिरकार वह सुरक्षित थी, लेकिन अभी भी बेहोश थी। उसने अपनी पूंछ से उसकी छाती थपथपाई और थोड़ी देर बाद उसने निकला हुआ पानी खास कर बाहर निकाल दिया। जैसे ही उसने उसे देखा, वह फूट फूट कर रोने लगी और उसका कपड़ा पकड़ लिया। इतनी देर क्यों लगाई? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं उस बदसूरत मछली के हाथों में लगभग निगल ही गई थी। फिर उसने अपनी नाक उसकी आस्तीन से पहुंची। तांगशु पूरी तरह से दंग रह गया। महाराज, इस तालाब में जो बदसूरत मछली है वह एक आत्मा कार्प है। एक यंग रक्षक ने विशाल मछली को पानी से बाहर निकालते हुए कहा। कितना सुंदर चेहरा है। सॉफ्टी शर्मा गई। बदला लेने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया प्यारे रक्षक। उसके ख्यालों को सुनकर तांगशु खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से गार्डनी को भेज दिया, लेकिन सॉफ्टी अभी शांत नहीं हुई। क्या हम वह मछली खा सकते हैं? तांगशु ने अपना बाहरी कपड़ा उतार कर उसके सिर पर फेंक दिया और उसे पहनने का आदेश दिया। उसके इस विचारशील हाव भाव ने उसे और भी उलझन में डाल दिया, कभी क्रूर कभी कोमल। वह कितना अजीब था। तांगशु तेजी से मुंह फेर लिया। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। उसने उसे चेतावनी दी कि उसे उकसाए नहीं, वरना वह भी खतरे में पड़ जाएगा। कैसे उकसाऊं उस आकर्षक रक्षक को? क्या तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो? रंगे हाथों पकड़ी गई। सॉफ्टी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में राजकुमार अचानक छोटे नागराजकुमार में बदल गया। छोटा नागराजकुमार उसके जैसी मूर्ख ही उसके साथ ऐसा करेगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका मतलब था नन्हा नागराजकुमार सो रहा था। सॉफ्टी को भी नींद आने लगी। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। वह वापस खरगोश बन गई। उसका हाथ पकड़ा और घास पर उसके बगल में सो गई। दूर पहरेदारों की एक पंक्ति ने सब कुछ देखा। सॉफ्टी नन्हे नागराजकुमार के बगल में सो रही थी। ठंड से कांप रही थी और भागने के कारण कुछ बुदबुदा रही थी। वह जाग गया। रुआन बाव, तुम इतनी भीगी क्यों हो? लैन ई एक अंगीठी लाओ।
उसने उसे आग के पास बिठा दिया। यह गर्म हो जाओ रुआन बाओ, तुम जल्दी सूख जाओगी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ था। कमल के तालाब में मौजूद मछलियों ने यह आहट सुनी। महाराज ने मुझे यहाँ पहरा देने का आदेश दिया है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। नन्हे राजकुमार ने मेज पर मुक्का मारा। इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। सॉफ्टी ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों पर फूंक मारी। रुइन, उस राक्षस मछली ने तुम्हें कहाँ चोट पहुँचाई? अभी भी दर्द हो रहा है। वह मेज पर चढ़ गई और अपने पैर के घाव की ओर इशारा किया। ठीक न हो रहे घाव ने उसे शक में डाल दिया। क्या वह कार्प बेंट यंग राज्य से थी? उन्होंने हार नहीं मानी है। जिस आत्मा कार्प राज्य का उन्होंने जिक्र किया था वह पानी के नीचे राज करता था, सुनहरे शल्कों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन वे छाया राक्षसों से डरते थे, इसलिए वे इंग राज्य की विशिष्ट आत्माएं बन गए थे। पुजारियों ने कुछ कार्पों में गुप्त अंग डाले थे जिससे वे जीवन भर अपने लॉर्ड के प्रति वफादार रहते थे। वह दशकों तक पानी के नीचे छिपे रह सकते थे और इंग राज्य के सबसे चालाक जासूस बन गए थे। वह आत्मा कर्प 1000 साल से भी ज्यादा पुराना था। वह इंसानी रूप धारण कर सकता था। छोटे नागराज कुमार ने मरहम का एक जार खोला और धीरे से उसके पैर पर मल दिया। बहुत अच्छा लगा। खैर, रुआन बाव को चोट लगी है और इसके लिए पूरी तरह से तांगशू जिम्मेदार है। छोटे नाग राजकुमार की आंखों में दिख रही आग को देखकर सॉफ्टी दंग रह गई। बचकाना सा, लेकिन फिर भी तांगशू। महाराज, हमें आत्मा कार्प से कैसे निपटना चाहिए? रुआन बाव, तुम क्या सोचती हो? उसने उसके नितंब पर थपथपाते हुए पूछा। उसने गला काटने का इशारा किया। लानी को लगा कि वह उसे मारना चाहती है। रुइन बाव का मतलब है कि वह इसे पका हुआ चाहती है, छोटे नागराज कुमार ने कहा। सॉफ्टी ने खुशी से अपना चेहरा उससे रगड़ा। छोटा नागराज कुमार मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। स्प्रेट कार्प मीठी और खट्टी मछली में बदल गई। सॉफ्टी के मुंह में पानी आ गया। उसने उसका हाथ थपथपाया। तुम भी खाओ। वह शर्मा गया। मुझे भूख नहीं है। उसने मुंह बनाया। उसने कई दिनों से ठीक से नहीं खाया था। उसके खून के साथ भी यह मुश्किल नहीं था। उसने सोचा कि वह वापस तांगशू में बदलने वाला है, लेकिन नहीं, वह सिकुड़ गया। पर्याप्त नहीं मिल रहा था। तभी वह कांपने लगा, कठोर। उसे लगा जैसे वह एक छोटे काले सांप में कुंडली मारकर कांपने लगेगा। उसने उसके शरीर को गले लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओह, और ठंडा हो गया। कमल के तालाब का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। ठंड आपके महाराज के शरीर में समा गई थी और उनके दिल को नुकसान पहुंचा सकती थी। छोटी गिफ्ट, उन्होंने तुम्हें बचाया। अब तुम्हारी बारी है उन्हें बचाने की। ली ने अपना चाकू निकाला। सॉफ्टी तैयार थी और उसने अपना पंजा आगे बढ़ाया। उसने एक छोटा सा कट लगाया और छोटा नाग राजकुमार तुरंत घाव से खून पीने लगा। वह उसे चिंता से देखती रही। एक बूंद भी बर्बाद मत कर। वह इतनी देर तक खून पीता रहा कि उसे लगा जैसे वह खरगोश के मांस में बदल जाएगी। मैंने तुमसे कहा था कि हमें कटोरे का इस्तेमाल करना चाहिए था। तभी उसकी पूंछ फड़फड़ाई। तांगशू वापस आ रहा था, लेकिन रूप बदलने के बाद भी वह उसके खून पीता रहा। उसे अपना पंजा छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया, उसकी टांग में काट लिया और खून पीता रहा। उसका सिर चकरा गया। छोटे नाग राजकुमार ने अपने दांत उसकी मोटी टांग में गाड़ दिया और जोर से काट लिया। अगर वह उसे नहीं छोड़ता तो वह पूरी तरह से निहार जाती। घबराहट में उसने अपना रूप बदला और उसके सुंदर चेहरे पर जोरदार लात मारी। 36 रणनीतियों में से भागना सबसे अच्छा है। वह दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वह उससे एक कदम आगे था। उसने उसका टखना पकड़ लिया। तांगशू ने उसका टखना पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। लैन, ये अपने राजकुमार के साथ कुछ करो। महाराज जाग गए हैं। मैं दोपहर का खाना
तैयार करने जा रहा हूँ। और एक झटके में लैन ई गायब हो गया। तांगशु उसके पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में शिकारी भाव था और उसने उस पर फिर से हमला किया। डरी हुई उसने उसका नाम चिल्लाया। उम्मीद थी कि वह होश में आ जाएगा, लेकिन उसने बस उसकी कलाई पकड़ ली और उसके हाथ से खून चाट लिया। तांगशु, तुम और खून नहीं पी सकते। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं मर जाऊंगी। वह इसे सहन नहीं कर सकी और उसने अपना अंतिम दाव लोहे का सिर से टक्कर चला दिया। कोई भी सांप उसकी सिर से टक्कर को सहन नहीं कर सकता था। उसने संघर्ष करते हुए उसके बेहोश शरीर को बिस्तर पर घसीटा। एक उथल पुथल भरी रात के बाद वह भी पूरी तरह थक चुकी थी। उसकी सोई हुई आकृति को देखकर उसने उसके बगल में लेटने का फैसला किया। पूरी रात उसका हाथ उसके सिर के नीचे ही रहा। उसने अपनी अकड़ी हुई उंगलियों को हिलाया, फिर गुस्से से भारी आंखों से उसकी टांग पर पड़े निशान को देखा। उसने धीरे से उसे छुआ, फिर शरारती अंदाज में उस निशान पर जोर से वार किया। सॉफ्टी बिस्तर पर उछल पड़ी। तांगशु, तुमने ऐसा क्यों किया? नन्हे खरगोश, ये काटने का निशान कहाँ से आया? तुमने और उसने मेरी पीठ पीछे किया। वह तो बस एक बच्चा है, वह क्या कर सकता है? अगर कल रात कोई और सांप होता तो मैं ठीक होती। उसके बेबाक शब्दों ने उसे अवाक कर दिया। क्या तुम कह रहे हो कि मैं प्रदर्शन नहीं कर सकता? महारानी ने मुझे जो गोली दी थी उसी की वजह से मैंने अपना आपा खो दिया। महाराज, आप ही मेरे एकमात्र रास्ता नहीं है। आपने मुझे मछली पकड़ने के लिए तालाब में क्यों फेंक दिया? तांगशु की बाहें तन गई। छोटी खरगोश, क्या तुम उम्मीद कर रही थी कि कोई दूसरा सांप तुम्हारी मदद करेगा? क्यों नहीं, मैं तड़प रही थी। मैं बस जिंदा रहना चाहती थी। मुझे जाने दो। तुम बहुत ही अविवेकी हो। तुम खुद नहीं कर सकते, लेकिन किसी और को मदद भी करने नहीं देते। सॉफ्टी की शब्दों से उसे हर पल और भी गुस्सा दिला दिया। उसने उसकी ठुड्डी कस कर पकड़ ली। क्या तुम्हें रुकना नहीं आता, छोटी खरगोश? तभी उसने उसकी हथेली पर गहरा घाव देखा और उसे कल रात की घटना याद आ गई तो उसे उसकी वजह से चोट लगी। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। अधिकार और ईर्ष्या से भरी धीमी आवाज में बोला, किसी और को मदद करने का अधिकार नहीं है। महाराज, लेनी ने बाहर से आवाज दी। मैंने पुष्टि की है कि युवराज ने यंग राज्य के दूत से निजी तौर पर मुलाकात की है। ऐसे में मुझे लगता है कि यह स्प्रिट कार्प मछली अकेले खाने के लिए बहुत बड़ी है। हमें युवराज को भी साथ में खाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। सॉफ्टी हैरान रह गई, लेकिन अच्छी खबर यह थी कि वह आखिरकार कुख्यात युवराज से मिलने वाली थी। उसका सपना पूरा होने ही वाला था। युवराज कल भोज में शामिल होंगे। उन्हें जहर देने का यह बिल्कुल सही मौका है, लेकिन उसे जहर कहाँ से मिलेगा? यह घाव ओह दर्द हो रहा है। स्प्रिट कार्प मछली का यह घाव ठीक नहीं हो रहा है। तांगशु, आप जिम्मेदार हैं। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अगर वह डॉक्टर के पास जाती तो उसे उनसे जहर जरूर मिल जाता। ठीक है लानी, डॉक्टर हियोन को बुलाने के लिए कहो। तुम यही रहो और इस छोटी खरगोश का ध्यान रखो। फिर दोबारा सोचते हुए उसने कहा, असल में उससे कम से कम 10 मीटर दूर खड़े रहना बेहतर होगा। इंतजार करते हुए सॉफ्टी आंगन के झूले पर झूल रही थी। राजकुमार के आदेश का पालन करते हुए लैन ही दूर खड़ा रहा। लैन, इतनी सख्त मत बनो, एक चाहिए। उसने उसे एक चेरी दी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरी विशेष देखभाल की किसे जरूरत है? सॉफ्टी मुड़ी और उसने एक छोटी लड़की को देखा। लाल बाल हवा में तैर रहे थे। क्या तुम घायल हो? हाँ बिल्कुल, सॉफ्टी ने घाव की ओर इशारा की। एक आत्मा मछली ने मुझे काट लिया है और यह ठीक नहीं हो रहा है। क्या तुम मुझे यहाँ एक छोटी सी खरोच के लिए घसीट कर लाए? छोटी डॉक्टर बड़बड़ाई और उड़ने लगी। सॉफ्टी ने उसे पकड़ लिया उसके पंख पर। रुकिए डॉक्टर हियक्सियन, मेरे पास आपके लिए एक सौदा है। आप जानते हैं कि मैं गुलाबी लकड़ी हूँ, आत्मा खरगोश हूँ। मेरा खून दवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप राजकुमार का इलाज करने के लिए जागीर में ही है ना? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। छोटी डॉक्टर एक्साइटमेंट के साथ देखने लगी।
उन्होंने अपने बैग में तलाशी ली। मेरे पास पर्याप्त जड़ी बूटियां नहीं है, मुझे दवा बनाने के लिए अपने बगीचे में वापस जाना होगा। सॉफ्टी के दिमाग में एक थॉट आया, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत मना कर दिया। वह मेरा बगीचा मेरी कीमती जड़ी बूटियों से भरा हुआ। डॉक्टर ऐसा क्यों नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी और आप मेरे खून का थोड़ा सा नमूना लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकती है। अगर लेन वहाँ होता तो वह ज़रूर आपत्ति करता। सॉफ्टी ने उन्हें पूरी ईमानदारी और हैरानी से देखा। छोटी डॉक्टर ने इस पर सोचा और मान गई। वह लेन की और मुड़ी, इलाज के लिए औषधि स्नान की आवश्यकता है। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उसका ख्याल रखूंगी। सॉफ्टी खुश हो गई और डॉक्टर को गले लगा लिया। डॉक्टर के बगीचे में सॉफ्टी सभी जड़ी बूटियों को निहारने लगी। किसी भी चीज़ को मत छूना, डॉक्टर ने चेतावनी दी, कुछ घातक जहर है। सॉफ्टी ने लापरवाही से पूछा कि कौन सी जड़ी बूटियां जहरीली है ताकि उनसे बचा जा सके। छोटी डॉक्टर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने हर एक जड़ी बूटी का नाम बता दिया है। सॉफ्टी अपनी खुशी मुश्किल से रोक पा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब डॉक्टर बिजी थी। सॉफ्टी ने चुपके से कुछ जहरीला जड़ी बूटियां अपनी जेब में रख ली। महाराज दरवाजे से लीन की आवाज़ आई। तांगशू आ गया था। वह देख नहीं सकता था, अब छिपाना होगा। वह कमरे में रखे एक बड़े औषधीय टब में कूद गई। डॉक्टर राजकुमार आ गए हैं, बस उन्हें बता दीजिए कि मैं नहा रही हूँ, छोटी खरगोश कहा गई। वह अंदर वाले टब में विषहरण कर रही है, मानो उसने सुना ही ना हो। तांगशू ने दरवाज़ा खोल दिया। सॉफ्टी टब में घबरा गई। इधर मत आना तांगशू। चुराई हुई जड़ी बूटियां फर्श पर उसके कपड़ों के नीचे छिपी हुई थी। अगर वह अंदर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने उससे विनती की कि वह ना आए, यह कहते हुए कि वह नंगी है, मानो उसने सुना ही ना हो। वह सीधे उसके टब के पास चला गया। पहले ही भूल हो गई। छोटी खरगोश, क्या तुम्हारा कोई ऐसा हिस्सा है जो मैंने नहीं देखा? वह जलते चेहरे के साथ पानी में डूब गई। मुझे लगा शायद आप और देखना चाहते होंगे। उसके शब्दों ने उसे गुस्सा दिला दिया। वह उसके पीछे खड़ा हो गया, चेहरा गुस्से से लाल था, वह कांप रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, टब का किनारा पकड़ा और खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि युवराज आ गए हैं, उसने धीमी और गुस्से भरी आवाज में कहा। तुम बेहतर होगा कि जागीर में इधर उधर ना घूमो। अगर वह तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें अपने साथ ले जाता है तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा इस बार तुम। लेकिन सॉफ्टी ने पलटवार किया। तांगशू, मुझे पता था कि तुम एक सॉफ्टी ने चुनौती भरे अंदाज में पलटवार किया। तांगू उससे नाराज हो गया। प्रतिक्रिया वह उसके कपड़ों के ढेर की ओर मुड़ा। कपड़े पहनो, अब तुम मेरे साथ वापस चल रही हो। ओह नहीं, उसे जहर मिल गया। वह टब से बाहर कूद गई। मुझे साफ कपड़े चाहिए, मैं ये नहीं पहनूंगी। वह घूरता रहा। उसकी नजरें जमीन पर पड़े कपड़ों के ढेर पर टिक गई। अब क्या कर रही हो नन्ही खरगोश? वही पुरानी चाल मुझ पर नहीं चलेगी। वह शर्मा गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह उसकी चालों से कितनी नफरत करता था। अगर वह थोड़ा और जोर लगाती तो शायद वह इतना घबरा जाता कि चला जाता। उसने उसके बाथरोब का कोना पकड़ा और अपने नंगे शरीर को उससे सटा लिया। कोई नई चाल क्यों नहीं महाराज? लेकिन वह उसकी चाल समझ के उसने अपने बाथरोब का सामने का हिस्सा फाड़ दिया। कपड़े उतारने का नाटक करते हुए तुम इतनी दूर आ गई हो, मैं भी तुम्हारे साथ नहाने चलता हूँ। इससे खरगोश डर गई। उसने चक्कर आने लगा। नाटक किया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर, छोटा डॉक्टर अंदर आया, सीन देखा और तुरंत बाहर निकल गया। उसने तांगशू को नहीं छोड़ा था और अब डॉक्टर को गलतफहमी हो गई थी। तांगशू ने आह भरी, ठीक है, चिल्लाना बंद कर। तुम्हारे पास एक अगरबत्ती है, अपने पिंजरे में वापस जाओ। और उस ढेर में क्या है? इसके बारे में नहीं पूछूंगा। दावत की खुशबू से आकर्षित होकर युवराज जागीर पर पहुंचे। बहुत दिनों बाद मिले। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे इतना याद करोगे, मेरे साथ खजाना बांटोगे। जैसे ही मैंने दैव मछली देखी मुझे तुम्हारी याद आ गई बड़े भाई। सच में
तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो दावत शुरू करते हैं। आदर्श पर 4 नकाब पोश युवतियाँ खाने की थालियाँ लेकर अंदर आई। तांगशू की नज़र तुरंत उनमें से एक जानी पहचानी आकृति पर पड़ी। छोटी खरगोश चुपके से अंदर आ गई थी। इस खतरनाक जगह पर वह क्या प्लानिंग बना रही थी? युवराज गुस्से से उबल रहे थे। सॉफ्टी ने युवराज को दिव्य मछली का व्यंजन परोसा, लेकिन अचानक उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, मैं हमेशा खाने की चीज़ों को पहले जहर के लिए जांचता हूँ। सॉफ्टी जम गई। क्या वह पकड़ी गई थी? जब वह स्तब्ध खड़ी थी, युवराज ने मछली का एक टुकड़ा उसके होठों तक पहुँचाया। पहले तुम छोटी बच्ची और अब तुम अपना घूंघट हटा सकती हो। उसने जो मछली उसे दी थी उसी में जानलेवा जहर मिला हुआ था। वह मना नहीं कर सकी। घूंघट छूते ही उसका हाथ कँपने लगा। क्या हुआ बड़े भाई? क्या अब आपको मुझ पर भरोसा भी नहीं रहा? आखिरी समय में तांगशू बोल पड़ा। सॉफ्टी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। युवती, इधर आओ। मैंने जो खाना खा लिया है वह मेरे भाई को दे दो, यह ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ओह नहीं, वह गुस्से में था, लेकिन अगर उसने थालियाँ बदल दी तो प्लानिंग विफल हो जाएगी और तांगशू को बेवजह जहर दिया जाएगा। वह उछलकर खड़ी हो गई, लेकिन युवराज ने फिर से उसकी कलाई पकड़ ली। मजाक कर रहा था? बिल्कुल, मुझे अपने छोटे भाई पर भरोसा है। युवराज ने उसकी थाली से मछली का एक टुकड़ा उठाया। उसने उसे खा लिया। उसने सचमुच उसे खा लिया। हिम राजकुमारी की सगाई बच गई। जैसे ही वह जश्न बना रही थी, उसने मछली थूक दी। यह मछली बहुत खराब है। हमें एक नया रसोइया ढूंढना चाहिए। आप सही कह रहे हैं बड़े भाई। हालांकि मैंने सुना है कि आपके यिंग कबीले से अच्छे संबंध है। शायद आप उनसे कुछ और दैव्य आत्मा वाली मछलियाँ भेजने के लिए कह सकते हैं। इससे मेरे रसोइयों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और भविष्य में हम इस विशेष व्यंजन को पिताजी को भेंट कर सकते हैं। मैं आपके योगदान को कभी नहीं भूलूंगा। क्या यिंग कबीले से अच्छे संबंध? यह मेरे लिए नई बात है। मैं अभी वापस जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है। वह जा रहा है। घबराकर सॉफ्टी आगे बढ़ी और उसका रास्ता रोक दिया। इसका क्या मतलब है प्रिय महाराज? इस भोज की तैयारी के लिए राजकुमार ने हमें लगातार 3 दिन तक डांस प्रैक्टिस करवाया। क्या हमें आपके लिए एक प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? क्या ऐसा है? मैं तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जिज्ञासा से बड़े राजकुमार वापस बैठ गए। जहर का असर नहीं हुआ, लेकिन अगर वह युवराज को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाती है तो उसे युवराज को मारने के और भी कई मौके मिलेंगे। जब उसकी स्कर्ट उनके चेहरे को छुई तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। वह खुद को और रोक नहीं पाए। उन्होंने कपड़े को पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बगल से तांगशू ईर्ष्या से जल रहा था, लेकिन युवराज तो अभी शुरुआत ही कर रहे थे। आपके यह दासी तांगशू कुछ खास है? क्यों ना मुझे भी मौका दिया जाए? और इसी के साथ हमारी यह मानवा ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई मानवा के साथ।